नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज हम लोग सामान्य ज्ञान के सेकंड पार्ट को देखेंगे। इसके पूर्व में आप लोगों ने इसके पहले पार्ट को देख लिया है। साथ ही साथ आप लोगों ने ग्राम विकास के 3 पार्ट के माध्यम से इस सीरीज के उन सारे प्रश्नों को कवर कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान का सेकंड पार्ट। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 8 सितंबर को, यानी 51 प्रश्न का सही जवाब होगा डी। एक बात आपको और याद रखनी है कि 8 सितंबर 2021 को जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना, ये थीम थी 2021 की। साथ ही साथ एक बात और याद रखनी है कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जिन 17 सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था, जिन्हें 2030 तक अचीव करना है, उसमें चौथा सतत विकास लक्ष्य साक्षरता से संबंधित है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब क्या होगा? डी होगा। 52वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा द गोल्डन बर्ड। ठीक है, तो फिर प्रश्न उठता है कि द गोल्डन बर्ड किसके द्वारा लिखी गई? तो आपका सही जवाब होगा जैकब ग्रीम और विल्हेम ग्रीम के द्वारा। और बाकी द ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू द्वारा, द गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू द्वारा, द बर्ड ऑफ टाइम ये भी सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई थी। और कौन सी नहीं लिखी गई है? द गोल्डन वर्ड, यानी 52 का सही जवाब होगा सी। 53वां प्रश्न देखिए, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसके द्वारा मनाई गई? तो आपका सही जवाब होगा डी, मुस्लिम लीग के द्वारा मनाई गई। 54वां प्रश्न देखिए, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद शाह। इसको रंगीला के नाम से भी जाना जाता था। अब यहां पर यह समझना है कि नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और 1739 में करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित किया और दिल्ली पर लूटपाट की। और इस लूट के दौरान उसने कई सारे खजाने, हीरे जवाहरात तो लूटे ही, साथ में मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते ताउस कहा जाता है, उसे भी ईरान ले गया। यानी इस प्रकार 54 प्रश्न का सही जवाब होगा ए, मोहम्मद शाह। 55वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो आपका सही जवाब होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच हुआ, जिसमें गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के तौर पर पहुंचे थे। और यह भी याद रखिएगा कि यही एकमात्र गोलमेज सम्मेलन द्वितीय था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। और दूसरी बात यह है कि इसमें सांप्रदायिक पंचायत के कारण यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी निष्कर्ष के खत्म हो गया। यह सांप्रदायिक पंचायत का अर्थ यह है कि इसमें दलित समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग अंबेडकर साहब द्वारा की गई, जिस पर गांधी जी असहमत थे और वो खाली हाथ वापस लौट आए। यानी 55 प्रश्न का सही जवाब होगा बी। 56वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। यह कथन बिल्कुल सत्य है, यानी 56 का सही जवाब होगा ए। याद रखिए कि जो साइमन कमीशन है, यह भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 का भी अधिनियम कहते हैं, इसकी समीक्षा के लिए आया था। इसका गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में किया गया और यह कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा था। इसमें सभी अंग्रेज होने के कारण इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है और 56 का सही जवाब होगा ए। 57वां प्रश्न देखते हैं, लिखा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? जब नहीं आए तो वहां पे थोड़ा सा ठहर लेना चाहिए। अब यहां देखिए, चिकन उद्योग लखनऊ से संबंधित है, बिल्कुल सही है। चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर से संबंधित नहीं, चूड़ी उद्योग का संबंध फिरोजाबाद से है, यानी कि हमारा 57 का सही जवाब क्या होगा? बी। कालीन उद्योग भदोही सही है, ताला अलीगढ़ बिल्कुल सही है, यानी 57 का सही विकल्प होगा बी। अगला देखिए 58, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ एक तरफ पूछ रहा है कि ये किस क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में ये गाया जाता है। चलिए चेक करते हैं। कह रहा है कि आल्हा बुंदेलखंड के क्षेत्र में, बिल्कुल सही है। बिरहा पूर्वांचल में, बिल्कुल सही है। चैती रुहेलखंड गलत है। चैती जो है ये चैत्र माह में पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में गाया जाता है, यानी 58 प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी। कजरी अवध में ही गाया जाता है, ये सही है, यानी 58 का सही जवाब होगा सी। 59 देखिए, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलान स्थल को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलान स्थल को नीलगिरी की पहाड़ियों की जगह पर मिलान होता है, यानी 59 का सही जवाब होगा ए। अब एक बात और याद रखिएगा कि नीलगिरी की जो सर्वोच्च चोटी है उसको कहते हैं दोदा बेटा,
और अगर आपसे यह पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो आपका जवाब होगा अनाई मुड़ी, यानी 59 का सही जवाब होगा ए। 60 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, तो आपका सही जवाब होगा लूनी, यानी 60 का सही जवाब होगा डी। लूनी नदी कच्छ के रन के रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है, ये अरब सागर में गिरती नहीं है, यानी 60 का सही जवाब होगा डी। 61 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात की गई है, तो आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 21, यानी अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, यानी कि हमको अपनी बात को रखने की स्वतंत्रता है, इसी के माध्यम से प्रेस को भी स्वतंत्रता प्राप्त है। अगला है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्राप्त है। इस प्रकार आपने सारे विकल्प को भी देख लिया, और 61 प्रश्न का सही जवाब होगा 21, यानी विकल्प सी सही होगा। 62वां प्रश्न देखिए, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज 10 किस वर्ष जारी किया गया था, तो आपका सही जवाब होगा 2015 में, यानी 62 का विकल्प सही होगा बी। याद रखिएगा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने विंडोज के बारे में समझा था कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके साथ साथ लाइनेक्स, यूनिक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। 62 का सही जवाब होगा बी। 63 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आपका सही जवाब होगा डी प्लॉटर। अब ये प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, ये वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए काम आता है। वहीं पे प्रकाशी पेन, जिसको हम लोग लाइट पेन कहते हैं, ये इनपुट डिवाइस है। स्कैनर जो किसी पेज या इसको स्कैन करता है डॉक्यूमेंट को, ये भी इनपुट डिवाइस। ओसीआर यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस होता है, यानी यहाँ पर 63 का सही जवाब होगा डी। 64 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सेरीकल्चर रेशम कीट पालन के लिए प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। विटीकल्चर अंगूर की खेती, बिल्कुल सही है। ओलेरी कल्चर फलों का उत्पादन, ये गलत है। ओलेरी कल्चर के अंतर्गत सब्जियों की कृषि के बारे में बात की जाती है, वहीं अगर फलों की उत्पादन खेती की बात की जाए तो ये पोमोलॉजी होता है। अगला है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है, यानी 64 का सही जवाब होगा सी। 65 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ वो कहाँ स्टैब्लिश है, ये हमको देखना है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, ये कह रहा है कि हैदराबाद में है, बिल्कुल सही है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार, यानी ये श्रीहरिकोटा में है, बिल्कुल सही है। अगला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम केरल में है, यह बिल्कुल सही है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ये हासन में है, ये गलत है। ये हासन में नहीं, ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, ठीक है। और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो अंतरिक्ष विभाग द्वारा इसको सहायता प्राप्त है, ठीक है। यानी कि 65 का सही जवाब क्या होगा? डी हो जाएगा। 66 देखिए, राष्ट्रपति किसके सुझाव पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो एक बात याद रखिएगा कि इसका प्रोविजन अनुच्छेद 155 में, और अनुच्छेद 155 कहते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसका मतलब है कि वहां तो किसी से परामर्श की बात नहीं कही गई, लेकिन अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है, यानी 66 का सही जवाब होगा ए। 67 देखिए, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? जब शब्द मूल संविधान लिखा हो तो आपको यह समझना चाहिए कि जो 26 जनवरी 1950 को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब लागू किया गया तो उस समय की व्यवस्था की बात कर रहा है। तो उस समय 375 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जो वर्तमान समय में 8 से 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। यहाँ पर अनुच्छेद की बात कर रहा है, यानी आर्टिकल 315 395 थे उस समय मूल संविधान में, यानी 67 का सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो याद है जब हम लोग भारत में हरित क्रांति के जनक समझ रहे थे तो उस समय मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, आज ये प्रश्न के फॉर्मेट में है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, वहीं भारत में अगर हरित क्रांति के जनक कहेगा तो एम एस स्वामीनाथन को, यानी 68 का सही जवाब होगा डी। 69 देखिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है, उसको पूछ रहा है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि पिछले जो पार्ट 1 था सामान्य ज्ञान का, उसमें हमने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बारे में डिटेल में चर्चा की थी। यहां मैं बता देता हूं कि तृतीय क्षेत्र का मतलब सेवा क्षेत्र होता है, जिसमें पर्यटन, शिक्षा, बैंकिंग इस तरह के क्षेत्र शामिल होते हैं। अब यहां कह रहा है कि अगर जीडीपी बढ़ेगी तो तृतीय क्षेत्र का अंश स्वाभाविक तौर से निश्चित तौर पर बढ़ेगा, यानी कि इसका सही जवाब होगा डी, बढ़ता है। अगला देखिए 70, कह रहा है कि जल को 0 अंश से 4 अंश के तक गर्म करने पर इसका आयतन क्या होगा?
तो सही जवाब होगा इसका आयतन घटता है। जरा समझिएगा कि जब 0 से 4 डिग्री तक हम जब तापमान देते हैं तो इसका आयतन घटता है, और जब आयतन घटता है तो इसका मतलब है कि इसका घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। घनत्व का शब्द का अर्थ होता है कि दो अणुओं के बीच की जो दूरी है, अगर हम कहते हैं घनत्व बढ़ रहा है, इसका मतलब दो अणुओं के बीच की दूरी कम होगी, वो दोनों अब एक दूसरे के और पास आएंगे। जब दो अणु एक दूसरे के पास आएंगे और घनत्व बढ़ेगा, इसका मतलब है सीधे सीधे आयतन घट रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल गया। 70 का सही जवाब होगा ए, घटता है। ठीक है, 71 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है? तो याद रखिए कार्बन जो है वो सभी जैविक पदार्थ और जीव जंतुओं में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कार्बन हीरे में पाया जाता है, ग्रेफाइट में पाया जाता है, काजल में पाया जाता है, कोयले में पाया जाता है। यहाँ पूछ रहा है कि सबसे शुद्धतम रूप किसमें है, तो आपका सही जवाब होगा 71 का डी, हीरे में शुद्धतम रूप होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 72 प्रश्न में कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने विषाणु की खोज की थी? विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहते हैं। पिछले कई सालों से वायरस का ऐसा प्रकोप है कि हर व्यक्ति को मालूम है कि इसकी खोज इवानोवस्की ने की थी, यानी कि 72 का सही जवाब होगा बी। यदि हम रासायनिक दृष्टि से वायरस की बात करें यानी विषाणु की, तो ये प्रोटीन के आवरण से घिरे एक न्यूक्लिक एसिड के खंड होते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि ये जो वायरस होता है ये सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी भी होती है। ठीक है, यानी 72 प्रश्न का जवाब क्या होगा, बी, इवानोवस्की। ठीक है, 73वें प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। 73वां प्रश्न कह रहा है कि चक्रवाती तूफान ताउते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा अरब सागर में, यानी ताउते तूफान जो है वो अरब सागर में आया था, यानी 73 का विकल्प सी होगा। अब प्रश्न उठता है कि ये ताउते तूफान का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो आपका जवाब होगा म्यांमार के द्वारा। अगर यह पूछा जाए कि ताउते का अर्थ क्या है, तो ताउते का अर्थ छिपकली होता है, और 73 प्रश्न का सही जवाब होगा सी, अरब सागर में। 74 देखिए, कह रहा है कि ओलंपिक खेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यह कह रहा है कि ओलंपिक खेल 2024 पेरिस में होगा, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि ओलंपिक 2028 लॉस एंजलिस में होगा, यह भी सही है। ओलंपिक खेल 2032 ब्रिस्बेन में होगा, यह भी सही है। ओलंपिक खेल 2020 रोम में नहीं, ये टोक्यो जापान में हुआ था, यहाँ 74 का सही जवाब होगा डी। इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा पूर्व के लेक्चर में किया है। जिन्होंने अभी पहला पार्ट नहीं देखा है वो भी देख लें, और जिन्होंने इससे संबंधित जो भी पार्ट नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में उसकी पूरी डिटेल है, वो जाके देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं 75 पे। करें जून 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया से मुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब होगा चीन को जून 2021 में WHO ने मलेरिया से मुक्त किया। अब इसके पहले भी कुछ देशों को मलेरिया से मुक्त किया है WHO द्वारा, जिसमें अल सल्वाडोर है, अल्जीरिया है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है और उज्बेकिस्तान, जिन्हें पूर्व में मलेरिया से मुक्त किया गया। यहाँ एक फैक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व में 61 देश ऐसे हैं जहां पर मलेरिया का कभी अस्तित्व ही नहीं आया। अगर हम भारत के संदर्भ में कहें तो भारत ने 2030 में मलेरिया से मुक्ति का लक्ष्य रखा है। जिन लोगों ने करंट अफेयर्स के जो हमारे वीडियोस को कवर किया होगा वो इस फैक्ट से बिल्कुल अच्छी तरह वाकिफ होंगे। अगले फैक्ट की तरफ, अगले सीरीज यानी अगले टेस्ट सीरीज के जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न है उनकी तरफ चलते हैं। 51वां प्रश्न कह रहा है भारत के अनेक क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? तो आपका सही जवाब होगा फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में, यानी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में मिट्टी का रंग लाल होता है। अब एक बात और यहाँ पर समझना होगा कि ये जो फेरिक ऑक्साइड से लाल रंग होता है ये मिट्टी कैसे बनती है? तो ये रवेदार और कायांतरित सेलों के विघटन और वियोजन से बनती है। और एक बात और याद रखिएगा, इन लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की मात्रा बहुलता होती है, यानी इसमें प्रचुर होते हैं। ठीक है, ये भी फैक्ट काफी पूछे जाते हैं। 51 का सही जवाब होगा सी, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में। 52वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो जमशेदपुर झारखंड, यहाँ पर टिस्को, जमशेदपुर में टाटा कंपनी द्वारा टिस्को लगाया गया है, यानी कि ये स्टील से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बर्नपुर पश्चिम बंगाल, ये भी स्टील से संबंधित है। झरिया झारखंड कोयले से संबंधित है, ये स्टील से नहीं है, यानी 52 का सही विकल्प होगा सी। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ये भी स्टील से संबंधित है। और याद रखिएगा कि बर्नपुर पश्चिम बंगाल और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में सेल का यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की कंपनी स्टैब्लिश है। ठीक है, यानी 52 का सही जवाब होगा सी, झरिया झारखंड स्टील से संबंधित नहीं है। 53 करा कि ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस देश में अवस्थित है? तो आपका सही जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका में। एक बात और याद रखिएगा कि ये जो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है ये दक्षिण अफ्रीका के अलावा लेसेथो देश में भी है,
यानी ये दो देशों में है, दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो। अगर कहीं लेसोथो ऑप्शन में आए तब भी आप सही करेंगे। 53 का सही जवाब होगा सी। 54 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं कितनी हैं? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 6 सरकारी भाषाओं को मान्यता दी गई है। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश। यानी 54 का सही जवाब होगा विकल्प ए। 55 देखिए, उत्तर प्रदेश में अमरूद प्रधानतः कहां उगाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा प्रयागराज में। यानी 55 का सही जवाब होगा डी। अब एक बात और समझ लीजिए कि यहाँ पर हम लोग अमरूद के प्रजाति के बारे में भी चर्चा कर लें तो इलाहाबादी सफेदा, लखनऊ 49 सरदार, ललित और सुरखा ये अमरूद के प्रजाति है और 55 का सही जवाब होगा डी। 56 देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य पक्षी है? यानी उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो आपका सही जवाब होगा सारस यानी क्रेन। इसको इंग्लिश में क्रेन कहते हैं। एक बात और याद रखिए, सारस विश्व का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है और अगर इसके वास स्थान की बात करेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप में, दक्षिण पूर्वी एशिया में और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में। सारस का वैज्ञानिक नाम ग्रस एंटीगोन होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल में पूछा जा सकता है कि सारस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप बता देंगे ग्रस एंटीगोन। और 56 प्रश्न का सही जवाब होगा बी सारस। 57वां प्रश्न देखिए, कह कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है कि एमएस वर्ड, यहां एक तरफ एप्लीकेशन का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसकी एक्सटेंशन का नाम दिया है। एक्सटेंशन को ऐसे समझ सकते हैं कि उस फाइल को समझने के लिए कि वो किस एप्लीकेशन की फाइल है, इसके लिए वो एक्सटेंशन दिया जाता है। अगर हम जनरल भाषा में समझें तो जब किसी के नाम के आगे जो जाति लगी होती है, जो टाइटल लगी होती है, उसके द्वारा हम पकड़ लेते हैं कि ये किस जाति का है। ठीक है, उसी तरीके से एक्सटेंशन फाइल के द्वारा आप यह पकड़ सकते हैं कि ये किसकी फाइल है। अगर .doc लगा है तो ये MS वर्ड की फाइल होगी। अगर .xls लगा है तो ये किसकी फाइल होगी? MS एक्सेल की होगी। यदि .jpg लगा है तो ये पेंट की फाइल होगी, MS पेंट की। यदि यहाँ ये ऑप्शन डी गलत है, यहाँ पर PPT होना चाहिए, यानी MS पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है वो PPT होता है। यहाँ 57 का सही विकल्प डी होगा। निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे। 58 देखिए, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो आपका सही जवाब होगा बाइनरी के रूप में। एक बात ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर में जो डेटा का भंडारण होता है वो बाइनरी संख्या के में यानी अंक पद्धति में होता है। ठीक है, और जब हम किसी डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो वो मेमोरी में स्टोर होती है और जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है? बिट यूनिट होती है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 58 का सही जवाब होगा डी। 59 देखिए, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए किस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, यानी कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में DSL कहते हैं। यानी 59 का सही जवाब होगा डी। 60 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा सी, हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार किसी भी पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमने पॉलिटी के सेक्शन में कवर कर रखा है। यदि आप देखना चाहें तो पॉलिटी का प्लेलिस्ट है, उसको देख सकते हैं। मैं यहाँ क्लियर करता हूं कि पहले जब मूल संविधान आया था तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। पहले मैं वर्तमान के 6 मौलिक अधिकार की चर्चा करता हूं, फिर उन 7वें मौलिक अधिकार की बात करूंगा। सबसे पहला मौलिक अधिकार जो होता है वो होता है समता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक होता है। दूसरा मौलिक अधिकार होता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक होता है। तीसरा होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 तक होता है। चौथा होता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से 28 तक होता है। और पांचवा मौलिक अधिकार संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 तक होता है। और छठवां जो मौलिक अधिकार है वो सांविधिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 होता है, जिसे अंबेडकर जी संविधान की आत्मा कहते थे। और ये कैसे उपचार करता है? ये जो भी मौलिक अधिकार हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में कैसे संरक्षित किया जाए इसकी व्यवस्था करता है। यानी ये आपने 6 मौलिक अधिकार समझ लिए। जो 7वां मौलिक अधिकार था मूल संविधान में, जिसको वर्तमान में हटा दिया गया, वो था संपत्ति का अधिकार। अब यहाँ आपने एक चीज देखा होगा, हमने संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो 5वां था वो 29 से 30 बताया और 6वें में संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 बताया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अनुच्छेद 31 कहाँ आप लेके चले गए? तो यही अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार था, जो मूल अधिकार था, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर अनुच्छेद 300 क में लेके चले गए हैं, जिसके द्वारा ये एक विधिक अधिकार हो गया। यानी कई बार प्रश्न पूछता है कि संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है, तो ये एक विधिक अधिकार है। ये अनुच्छेद 31 से गया। इसके साथ ही साथ
मूल अधिकार में एक जगह और संपत्ति के अधिकार की चर्चा थी, वो थी अनुच्छेद 19(1) के च में, वहां से भी हटा दिया गया इसको। इस प्रकार आपने मूल अधिकार को बहुत संक्षिप्त रूप में और व्यापक तरीके से जान लिया, यानी कि यहाँ पर 60 का सही जवाब होगा सी। 61 देखिए, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो याद रखिएगा, संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 352 हमको राष्ट्रीय आपात की बात करता है, और अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन की बात, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है। और एक बात और जान लीजिए कि अब तक देश में एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। इस प्रकार 61 का सही जवाब होगा सी। 62 देखिए, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू हुई? ये आप आज सवेरे के जो तीसरा पार्ट दिया गया है ग्रामीण विकास का, उसमें इसकी चर्चा भी हुई है। सबसे पहले राजस्थान में। कब हुआ था राजस्थान में इसकी शुरुआत? 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, राजस्थान के नागौर में। और आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को हुआ था। और जो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, यानी 62 का सही जवाब होगा ए। 63 देखिए, कराए की सुमेलित करना है, रेखा है और दूसरी तरफ ये किन देशों के बीच में है? तो पहला है डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा का संबंध अफगानिस्तान और पाकिस्तान से। यदि ये अफगानिस्तान और भारत आए तब भी सही होगा, क्योंकि पीओके के एरिया से है। अगला है मैकमोहन रेखा, ये भारत और चीन के बीच में है। अगली है रेडक्लिफ रेखा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और चौथा है मैगीनॉट, ये है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। इस प्रकार आपका कौन सा विकल्प सही होता दिख रहा है? तो इस प्रकार 63 का सी विकल्प यहाँ पे सही दिख रहा है। अगली तरफ चलते हैं। कराए कि 64 में किसानों को उनकी फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? तो आपका सही जवाब होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा, यानी CACP द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP का गारंटी दिया जाता है, यानी 64 का सही जवाब होगा बी। अब ये MSP क्या होता है, यानी कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब ये होता है कि सरकार आपको ये गारंटी देती है कि आपका ये अमुक अनाज हम कम से कम इतने में खरीदने के लिए तैयार है। यानी आपको उसका न्यूनतम मूल्य देने के लिए सरकार एक मूल्य डिसाइड कर देती है कि हम मिनिमम इतना आपको दे देंगे, अगर मैक्सिमम आपको बाजार में बिक रहा हो तो आप बेच सकते हैं। 64 का सही जवाब होगा बी। 65 देखिए, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? तो भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण ये उपयुक्त सभी दिख रहा है। पहला, जोत का छोटा आकार, ये कारण है। उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी, ये भी कारण है। निम्न कृषकों की निम्न आय, ये भी निम्न उत्पादकता का कारण है। इसके साथ ही साथ आप देखते होंगे आधुनिक बीज, उर्वरक और कीटनाशक जो है इनका भी अभाव देखा जाता है। साथ ही साथ जागरूकता की भी कमी होती है कि किसको कितनी मात्रा में यूज करना है। और साथ ही साथ जब कृषि की बीमा और वित्त की बात आती है, उसमें भी भारत की कृषि क्षेत्र में काफी वीक पोजीशन है, यानी यहाँ 65 का सही जवाब होगा डी। 66 देखिए, किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा? तो आपका सही जवाब होगा चंपारण सत्याग्रह। यह 1917 में बिहार में हुआ था और ये किसानों का मूवमेंट था और गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था। और ये किसानों को जबरन नील की खेती के लिए कहा गया, जिसको तिनकठिया पद्धति कहते हैं, कि 3/20 के एरिया में आपको निश्चित तौर पर नील की खेती करनी होगी, यानी 66 का सही जवाब होगा ए, चंपारण सत्याग्रह। 67 देखिए, एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कब बनी? तो आपका सही जवाब होगा 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ये कहां पे हुआ था अधिवेशन? ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसके साथ ही साथ एक विकल्प है 1925, ये इसमें सरोजिनी नायडू कानपुर की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसमें अगर ये पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आपका जवाब हो जाता सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर में। 1924 में बेलगाम कर्नाटक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। यहाँ 67 का सही विकल्प होगा ए, 1917। 68 देखिए, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? तो आपका सही जवाब होगा वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है। और जो नवीन नगर निगम बनाए गए हैं वो है मथुरा वृंदावन, अयोध्या फैजाबाद और शाहजहांपुर। इस प्रकार आपका 68 का सही जवाब होगा 17, यानी डी सही जवाब होगा। अगला देखिए 69, कराए कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में आया था? तो आपका सही जवाब होगा लाहौर अधिवेशन, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही होगा। ये लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। और यह भी डिसाइड हुआ था कि 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। जिन लोगों ने हमारे हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज देखी होगी, वो इन सारे प्रश्नों को बहुत इजीली कर पाए होंगे।
और यही बात है कि हमने सबसे पहले पॉलिटी और आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज चलाई थी, ताकि वो पीसीएस के लिए भी और ज्यादातर परीक्षाओं में इस सेक्शन से ज्यादा प्रश्न आते हैं और बाकी एग्जाम भी कवर हो जाए। यहाँ 69 का सही जवाब होगा बी। 70 देखिए, कह रहा है कि काली क्रांति का संबंध किससे है? तो काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल के उत्पादन से है, वही मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति है, और अगर तिलहन की बात की जाए तो ये पीली क्रांति है। यहां पर एक बात मैं करंट से जरूर कोरिलेट करना चाहता हूं कि करंट में, अगर आप लोगों ने मेरे करंट का सेक्शन देखा होगा, जिन लोगों ने, उन्होंने वो इससे जरूर कोरिलेट करेंगे कि मैंने एक क्रांति की बात की थी, बैगनी की क्रांति। ये कहां से संबंधित है? जम्मू कश्मीर में एक लेवेंडर फूल की खेती की जा रही है, जिसको बैगनी क्रांति के नाम से कहा जा रहा है। ये भी याद रखिएगा, ये करंट का पोर्शन है। यानी 70 का सही विकल्प होगा डी। 71 देखिए, ध्वनि का तारत्व निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो आपका सही जवाब होगा आवृत्ति पर। जरा तारत्व या पिच क्या होता है इसको समझ लीजिए। जो ध्वनि भारी या महीन होती है, जब आवाज भारी या महीन होती है तो ये ध्वनि के तारत्व को व्यक्त करती है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि यदि तारत्व का मान डिपेंड करता है किस पर? ध्वनि की आवृत्ति पर। आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी पर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ध्वनि की आवृत्ति जैसे जैसे बढ़ाएंगे, तारत्व भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, यानी उसका पिच भी बढ़ता जाएगा। दूसरी बात कि कम तारत्व में भारी आवाज आती है, जैसे पुरुषों की आवाज, और वहीं अगर तारत्व अधिक है तो आवाज धीमी आएगी, जैसे महिलाओं की आवाज। ठीक है, यानी 71 का सही जवाब क्या होगा? बी। और आपने इसको पूरा कंप्लीट होलिस्टिक फॉर्मेट में देखा। 72 देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह नाइट्रोजन की कमी वाली भूमि में उगाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा कीट भक्षी पौधे। ये नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए ये पौधे कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, अगर उदाहरण पूछा जाए तो उदाहरण होगा ड्रोसेरा। दूसरा उदाहरण आप कह सकते हैं ब्लैडर बर्ट। तीसरा उदाहरण नेफेंथीस कह सकते हैं। ठीक है, ये सब कीट भक्षी पौधे हैं। यानी 72 का सही जवाब होगा ए। 73 देखिए, 73 में कह रहा है कि वाराणसी में स्थापित किया गया इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष किस देश के सहयोग से हुआ? तो आपका सही जवाब होगा जापान। 73 का सही जवाब होगा सी। 74 देखिए, विश्व के सबसे बड़े चिड़ियाघर के निर्माण की घोषणा हाल ही में किस देश द्वारा की गई? तो आपका सही जवाब होगा भारत द्वारा। और भारत में यह घोषणा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश के सबसे बड़े चिड़ियाघर की घोषणा की, और कहां पर की? तो ये गुजरात के जामनगर में की। ठीक है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। 74 का सही जवाब होगा ए। 75 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना कौशल विकास से संबंधित नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा राष्ट्रीय पोषण मिशन। राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य जो है वो बच्चों और गर्भवती महिलाओं और जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं या किशोरियों के पोषण संबंधित, इसमें सुधार के लिए ये चलाई गई थी। अब ये प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू हुआ? तो आपका जवाब होगा जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को 2018 में मनाया जा रहा था, तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के झुंझुनू से इसकी शुरुआत की थी। ये तो आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, यानी 75 का सही जवाब क्या होगा? डी हो जाएगा। अब अगले टेस्ट सीरीज का सामान्य ज्ञान का सीरीज शुरू हो गया प्रश्नों की। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधायिका है? तो यहाँ पर 51 का सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। ये द्विसदनी विधायिका का शब्द तात्पर्य क्या है? जहां पर विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी हो, इसे द्विसदनी विधायिका कहते हैं। अब जैसे अगर भारत में, जैसे उत्तर प्रदेश में कहा जाए तो विधानसभा में 403 और विधान परिषद में 100 सीटें। अब दूसरी बात है कि वर्तमान में द्विसदनी विधायिका कितने राज्यों में है? तो आपका सही जवाब होगा 6 राज्यों में द्विसदनी विधायिका है। अब ये बात उठती है कि ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, साउथ में जाएंगे तो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और कर्नाटक है। इतने 6 राज्यों में द्विसदनी विधायिका है। पहले जम्मू कश्मीर में भी थी, लेकिन जब वो केंद्र शासित प्रदेश हुआ तो वहां खत्म हो चुकी है। दूसरी बात और एक जानकारी के लिए रखिए कि पश्चिम बंगाल सरकार अपने यहाँ द्विसदनी विधायिका की व्यवस्था लाना चाहती है और आंध्र प्रदेश सरकार अपने यहाँ से द्विसदनी विधायिका की व्यवस्था खत्म करना चाहती है। अभी ये पारित नहीं हुआ है, इसका प्रोसीजर चल रहा है। ठीक है, ये जानकारी रहनी चाहिए। इस प्रकार 51 का सही जवाब होगा सी, यानी उत्तर प्रदेश। अब देखिए 52वां प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया था? तो आपका सही जवाब होगा कि मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया था। वहीं इंग्लैंड से संसदीय शासन व्यवस्था, अमेरिका से मौलिक कर्तव्य लिया गया। 52 का सही जवाब होगा सी। 53 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया? इसको हम लोगों ने बहुत बार कर लिया है और इसकी एक डिटेल वीडियो भी है, उसको भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लगी है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया
और ये लागू कब हुआ? तो ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसके द्वारा एक नया भाग 9 जोड़ा गया और एक नई अनुसूची 11 जोड़ी गई। 53 का सही जवाब होगा बी। 54वां प्रश्न देखिए, करें त्रयी से क्या तात्पर्य? त्रयी का मतलब है कि जब हम ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद की बात करते हैं तो इसे त्रयी कहते हैं। त्रयी कहें या त्रैवेद कहें, दोनों बात एक है, यानी 54 का सही जवाब होगा डी। लेकिन अगर जब हम बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है बुद्ध, धम्म और संघ। और यदि हम 4 पुरुषार्थ की बात करें तो क्या होता है? पुरुषार्थ में आता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो विकल्प में दिए हुए भी हैं। ठीक है, यानी 54 का सही जवाब होगा डी। 55 देखिए, बक्सर की युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। इसमें एक तरफ तिकड़ी थी और एक तरफ अंग्रेज थे। तिकड़ी में कौन कौन था? मीर कासिम था। याद रखिएगा, मीर कासिम उस समय बंगाल का नवाब नहीं था। दूसरा, अवध का नवाब सुजाउद्दौला था। और तीसरा, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। अब यहाँ पर बात उठती है कि अंग्रेजों की तरफ से कौन था? तो अंग्रेजों की तरफ से सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था और बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों ने जीत लिया था। 55 का सही जवाब होगा 1764। ये 22 अक्टूबर 1764 है, यानी 55 का सी। 56, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम कितने रुपए है? तो आपका सही जवाब होगा इसकी वार्षिक प्रीमियम 330 रुपए है। अब यहाँ पर बात उठती है कि ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये 9 मई 2015 को कोलकाता से प्रधानमंत्री महोदय द्वारा प्रारंभ की गई। यह एक जीवन बीमा योजना है। ठीक है, यानी 56 का सही जवाब क्या होगा? डी हो जाएगा। 57 देखिए, भारत कला भवन संग्रहालय कहां पर अवस्थित है? तो आपका सही जवाब होगा वाराणसी में। 57 का सही विकल्प होगा डी। 58 देखिए, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई वाट होगी। इस प्रश्न को देखकर बचपन की याद आ गई। बचपन में जब हम लोग छोटे में, यानी बचपन कहने का मतलब है कि जब हम लोग छोटी क्लास में थे तो याद नहीं हो पाती थी इकाई, तो हम लोग कहते थे कि जब विद्युत शक्ति दिखाएगी तो अच्छे अच्छों की वाट लग जाती है। तो इससे याद किए थे हम लोग। थोड़ा चर्चा आ गई। अब यहाँ पर देखिए कि अगर ये पूछे कि वाट को और क्या कहते हैं एसआई मात्रक में, तो अगर वाट की जगह जूल प्रति सेकंड दिया है तब भी आप विद्युत शक्ति की इकाई मानेंगे। अब ये विद्युत शक्ति क्या होता है? यानी जब सर्किट में विद्युत ऊर्जा प्रति सेकंड जितनी प्रवाह होती है उसकी दर, उसको विद्युत शक्ति कहते हैं। सर्किट का मतलब परिपथ, यानी आप हिंदी में यह कह सकते हैं कि परिपथ में जो ऊर्जा की प्रति सेकंड प्रवाह दर होगी वही क्या होगी? विद्युत शक्ति होगी। यानी 58 का सही जवाब होगा ए। 59, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो आपका सही जवाब होगा सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का कई बार रासायनिक नाम पूछ लेता है, तो ये मतलब उसका केमिकल वो, तो उसको कहते हैं Na2S2O3। Na2S2O3। ठीक है, यानी 59 का सही जवाब होगा सी। 60 देखिए, जंतु व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं, यानी जंतु व्यवहार, जब मानव सहित जंतु व्यवहार के अध्ययन को इथोलॉजी कहते हैं, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। इकोलॉजी किसको कहते हैं? जब हम जीवों और पर्यावरण के बीच के अध्ययन को देखते हैं। ठीक है, यानी जंतु किस प्रकार अपने पर्यावरण के साथ स्टैब्लिश हो रहा है, तो इसको कहते हैं इकोलॉजी। अगर एंटोमोलॉजी की बात करें तो ये कीटों के अध्ययन की बात करता है, यानी 60 का सही जवाब हो जाएगा ए, इथोलॉजी। अब 61 देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में मठों में कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा रूमटेक, यानी 61 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रूमटेक मठ जो है सिक्किम में है। वहीं अगर हम बात करें हेमिस मठ की, तो ये कहां पर है? लद्दाख में है। वहीं ताबो की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है। और रूमटेक को धर्म चक्र केंद्र भी कहा जाता है जो सिक्किम में है। ठीक है, 61 का सही जवाब होगा ए। 62वां प्रश्न देखिए, भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म कौन सी? टॉकी फिल्म का मतलब होता है जो बोलने वाली फिल्म। ठीक है, यहाँ आपका सही जवाब होगा आलम आरा। आलम आरा 1931 में प्रदर्शित हुई और ये टॉकी फिल्म है पहली। 62 का सही जवाब होगा डी। 63वां प्रश्न देखिए, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो आपका सही जवाब होगा पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के। और इनकी इस किताब का इनॉग्रेशन 2008 में अब्दुल कलाम साहब ने किया था, यानी 63 का सही जवाब होगा ए, लाल कृष्ण आडवाणी। 64 देखिए, करा कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच में लड़ा गया था? तो आपका सही जवाब होगा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच, यानी 64 का विकल्प बी सही हो जाएगा। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हो गई थी। महाराणा प्रताप की तरफ से कौन इसका नेतृत्व कर रहा था? तो सरदार हकीम खान सूर थे महाराणा प्रताप की तरफ से, और मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आशफ खां कर रहा था। ये बात याद रखिएगा। और यहाँ महाराणा प्रताप हार गए और अरावली की पहाड़ियों में जाके छिपे थे। 64 का सही जवाब होगा बी। 65 देखिए, 1757 में प्लासी के युद्ध में
सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो याद रखिए प्लासी का युद्ध, पूरी डेट याद रखिए, 23 जून 1757 को हुआ। दूसरी बात कि प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला के साथ धोखेबाजी की बात हो रही है वो मीर जाफर ने किया था, जो नवाब का सेना नायक था, मीर जाफर। ठीक है, यानी आपका 65 का विकल्प सी सही हो जाएगा। और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, और प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। 65 का सही जवाब होगा सी। 66 देखिए, किस कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहलाती है? तो परमानेंट मेमोरी रॉम होती है, ROM। इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें केवल रीड किया जा सकता है, राइट की परमिशन नहीं होती है। बाकी के बारे में हमने आपसे चर्चा पूर्व में की है। 66 का सही जवाब होगा सी। 67 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये कहां पे है? न्यावा सेवा, महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। अगला नाम है कामराजार। ये कामराजार जो है, ये पहले इसको एन्नोर बंदरगाह कहा जाता था, अब इसका नाम कामराजार हो गया है। और ये कहां पर है? तो ये चेन्नई, तमिलनाडु में है। यानी यहां पर 67 का सही विकल्प होगा बी, क्योंकि प्रश्न में पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है। सी देखिए, दीनदयाल पोर्ट, ये कांडला गुजरात में, बिल्कुल सही है। पारादीप उड़ीसा में, ये भी सही है। 67 का सही जवाब होगा बी। 68 देखिए, कह रहा है सूची का मिलान करना है, कर लिया जाए। कह रहा है कि कोलेरू झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा में। वुलर झील कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। सांभर झील कहां पे है? राजस्थान में है। इस प्रकार आपका सही विकल्प क्या हो रहा है? ए हो रहा है। अगला देखिए 69, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार क्या है? ये करंट में हमने इसमें विस्तृत चर्चा की है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लेखपाल के दृष्टिकोण से एडिटोरिया के 20 प्रैक्टिस सेट और जो घटनासार के वन लाइनर है उसको निश्चित तौर पर देख लें। हमने वहां पे टोटल पद्म पुरस्कार कितने हैं, कितने पद्म विभूषण 4 लोगों को मिले, कितने को मरणोपरांत मिले, फिर पद्म भूषण कितने लोगों को मिला, पद्मश्री कितने लोगों को मिला, ये हमने विस्तृत चर्चा की है। यहाँ बताते हैं कि सबसे जो पहला उच्चतम नागरिक पुरस्कार है भारत का, वो है भारत रत्न। दूसरे नंबर पे नागरिक पुरस्कार जो है वो है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण है और चौथे नंबर पे पद्मश्री है। यहाँ तीसरा पूछ रहा है तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, पद्म भूषण। यानी 69 का सही जवाब होगा सी। 70 देखिए, करा कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का प्रावधान है? तो आपका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी तीनों जगह विधानसभाएं हैं। अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन वहां पर भी विधानसभा का प्रोविजन है और सरकार का यह कहना है कि बाद में विधानसभा चुनाव कराया जाएगा। यानी 70 का सही विकल्प होगा डी। 71 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? अब देखिए, करा कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि राज्य मेघालय है, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सिक्किम नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश है। यानी 71 का सही जवाब होगा सी। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राष्ट्र तो ये कौन सा है? महाराष्ट्र है, बिल्कुल सही है। 71 का सही जवाब होगा सी। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत हिमाचल में होना चाहिए, सिक्किम दिया है। अगला देखिए 72, भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते का निर्धारण किस आधार पर होता है? ये पहले में भी था, ये रिपीटेड प्रश्न है। ये निर्धारण उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर होता है। ये 72 का सी विकल्प यहां सही हो जाएगा। 73 देखिए, महेंद्रगिरी बायोस्फीयर यानी जैवमंडल रिजर्व किस राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित है? तो आपका सही जवाब होगा उड़ीसा। यानी कि उड़ीसा सरकार ने पूर्वी घाट क्षेत्र में गजपति और गजाम जिले में महेंद्रगिरी बायोस्फीयर को प्रस्तावित किया है। एक बात और याद रखिएगा, इस क्षेत्र में जहां मैंने नाम लिया है गजपति और गंजाम, यहाँ पे सौरा और कंधा जनजातियां पाई जाती हैं। तो हो सकता है यहां से प्रश्न पूछ दे कि सौरा और कंधा जनजातियां किस राज्य से हैं? तो आपका उड़ीसा विकल्प होगा। एक बात और याद रखिए कि उड़ीसा का जो पहला जैवमंडल रिजर्व है उसका नाम है सिपलीपाल। ठीक है, सिमलीपाल। यानी 73 का सही जवाब होगा बी। 74 देखिए, जुलाई 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति में सम्मिलित किया गया काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसको रमप्पा मंदिर कहते हैं, किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका सही जवाब होगा डी, तेलंगाना में। और ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल है। जिन लोगों ने करंट अफेयर्स को कवर किया हमारे साथ, उनको ये मालूम होगा कि 40वां स्थल भी डिक्लेयर कर दिया गया है, वो है धौलावीरा गुजरात का। और एक बात और हमने आपको वहां बताई थी कि ये भारत में एकमात्र हड़प्पाई स्थल है जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। वहां हमने
धौलावीरा की तमाम विशेषताएं बताएं कि कब किसने पहली खोज की, वहां पर जल के प्रबंधन की क्या व्यवस्था है। जिन्होंने अभी करंट के वीडियोस को नहीं देखा है वो जरूर देख लें, क्योंकि करंट हर एक परीक्षा में बहुत बड़े रेशियो में पूछा जा रहा है। यानी 74 का सही जवाब होगा, क्या होगा 74 का तेलंगाना। ठीक है, अगला चलिए 75 कह रहा है कि हाल ही, और ये जो रमप्पा मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है, ये भी याद रखिएगा। 75 देखिए, हाल ही में किस देश ने स्वयं को चरम निर्धनता से पूर्णतः मुक्त घोषित किया है, तो ये सही जवाब होगा चीन। चीन ने 2020 में चरम निर्धनता से मुक्ति का लक्ष्य रखा था। ये चरम निर्धनता क्या होती है? चरम निर्धनता का मतलब होता है कि जीवन निर्वाह के लिए जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के अभाव को इंगित करता है। ठीक है, यानी कि जो उसकी मूलभूत न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के अभाव को इंगित करता है, चरम निर्धनता। और ये मुक्त किसने घोषित किया है? चीन ने। 75 का सही जवाब होगा सी। इस प्रकार आज सामान्य ज्ञान के इस दूसरे पार्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इस प्रकार आपको जल्द से जल्द इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है